आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ इजली में स्वागत है। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखने के पहले आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे आपको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्या का एचसीएफ जो है 5 है और जो एलसीएम है वो कितना है, एक मिनट, हाँ, एचसीएफ जो है वो 5 है। ठीक है, और एलसीएम जो है 210 है। लेकिन जो दो संख्याएं हैं वो किसके किसके बीच में, 25 और 40 के। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये जो संख्या है ये किन के बीच में, एक बार थोड़ा ध्यान देना तो क्वेश्चन बिना सॉल्व किए लग जाएगा। 25 और 40 के बीच में है। बीच का क्या मतलब होता है ये हमेशा ध्यान दिया करो। बीच का मतलब ये जो दो संख्या हैं इनको नहीं लेना है। ठीक है, इनके बीच में यानी कि 26 से 39 तक जो भी संख्याएं होंगी वो हम ले सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है, इनका जो एचसीएफ है यानी ये 5 है। तो अब इनके बीच में ऐसी कौन सी जो संख्या जो 5 से डिवाइड हो, तो आप कहोगे कि एक 30 है और एक 35 है। यही दो संख्या है, इसके अलावा तो और ज़्यादा संख्या भी नहीं है, यानी वो निश्चित रूप से यही दो संख्या होंगी। तो एक संख्या 30 हो गया और एक 35, तो दोनों को इसके दोनों का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा 65। ठीक है, और इसको अगर बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो अगर मान लो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही पूछ देगा, अगर वो बोल दे 15 से 55 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तब तो आपको ऐसे कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बेसिक से एक बार देख लेते हैं। ठीक, देखो एचसीएफ अगर 5 है तो 5 का क्या मतलब है, यानी वो जो दो संख्याएं होंगी वो एक 5 है और एक 5 भी होंगी, या ऐसे भी कह सकते हो 5x 5y। ठीक है, ये आपको आना चाहिए दो संख्याएं कैसी होती हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। अब इनका जो एलसीएम है वो कितना दिया है, 210 दिया है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, कहोगे 5 कॉमन है तो 5 हो गया, और फिर ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है तो ए भी होगा, ये एलसीएम हो गया। ये किसके बराबर रख देंगे, 210 के बराबर। अब देखो ये जो ए बी है ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे 210 को तो 42 आ जाएगा, 5 चौका 20 तो 5 दूना 10। ठीक है, अब ये जो ए बी है ये सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या मतलब कि जो दो संख्याएं हैं उनमें किसी संख्या से मतलब एक कॉमन नंबर से डिवाइड ना कर सको। जैसे देखो ये मान लो 9 और 16 ये आपस में सहभाज्य संख्या है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, और ये 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 9 नहीं होगा, तो ये आपस में सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ये देखो, तो अब इसका तो फैक्टर 6 × 7 भी हो सकता है, 42 आ सकता है, या 14×3 42 हो सकता है, या 21×2 42 हो सकता है। लेकिन हमको जो संख्या लेना है वो एक बार ध्यान देना कि 25 और 40 के बीच में होनी चाहिए, यानी ए की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो कि मल्टीप्लाई करने में 5 में जो कि 25 से कम और 40 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि 14 25 70 हो जा रहा है, यहाँ पे 21 25 105 हो जा रहा है। ये 6 और 7 लेंगे, यानी जो ए की वैल्यू है वो कितना है, 6 है, तो 5 6 30, और जो बी की वैल्यू है वो 7 हो जाएगी, तो 5b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो कितना लगा देंगे, 65 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके लगाने की कोशिश करना। ठीक, अब देखो मैं इसको बताता हूँ। इसमें लिखा है कि यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। मान लो ये कोई संख्या होगा बीच में, मुझे नहीं पता, यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है और भागफल भी नहीं पता, कुछ दिया होगा। ठीक है, अब जब भागफल को, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा उससे अलग है। यहाँ पे जो भागफल है ना उसी को 7 से डिवाइड करा है, मतलब यहाँ पे जो आया है। और ऐसा कई क्वेश्चन होता है जो इसको डिवाइड करता है, मतलब जो पहली संख्या को डिवाइड जिस संख्या में 3 से विभाजित किया गया था उसी संख्या को 7 से विभाजित करने को बोल देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो भागफल है 3 से डिवाइड करने पे जो भागफल आया है उसको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। यानी को ये क्या कर सकते हो, इसका मतलब ये कि जो भागफल है इसको 7 से डिवाइड करोगे तब शेषफल कितना बोल रहा है कि 5 आता है। तो कह रहे मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है,
तो मूल संख्या क्या, यानी कि जिस संख्या को 3 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है और उसी उसी का जो भागफल आ रहा है उसको 7 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो अब यहाँ पे देखना, अगर मूल संख्या मैं 14 मान लूँ, तो पहले देखो 3 से डिवाइड करने पे शेषफल 2 आ रहा है, तो 3 चौका 12, यानी कि ये आ रहा है, यानी ये हो सकता है। ठीक है, अब 15 को डिवाइड करोगे 3 से तो 5 बार में चला जाएगा, ये नहीं हो सकता, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। 16 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है, 1 बच रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 17 को डिवाइड करोगे तो 2 शेषफल आएगा, यानी कि हमको 2 नंबर मिल गए ऑप्शन से चेक करने पे, कि जो कि 3 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 आता है। ठीक है, अब एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम एक चेक कर लेते हैं, मान लो 14 को चेक किए 3 से डिवाइड करके, 3 चौका 12, शेषफल 2 आ गया। अब इसी भागफल को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से ये तो भाग जाएगा नहीं, यानी कि जितना ये जो भाज्य है वही इसका शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कितना शेषफल आया, 4 आया, लेकिन हमारा आना कितना चाहिए था, 5, यानी ये भी नहीं हो सकता, तो यही ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन ही आता है एग्जाम में, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा, किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे, जहाँ तक मैं सॉल्व करके देखा हूँ तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा ही करना पड़ रहा है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो मूलधन है ये 15% है, और जो टाइम है वो कितना है, 2 सही 2/5। इसका क्या मतलब है कि एक बार 1 साल के लिए होगा, फिर एक बार 1 साल के लिए, फिर जो तीसरे साल के लिए होगा वो पूरा नहीं होगा, उसका सिर्फ 2/5 टाइम होगा। ठीक है, तो 15% अगर 1 साल के लिए तो पूरा 15% लिख सकते हैं, और दूसरे साल के लिए भी पूरा 15% हो सकता है। ये जो तीसरे साल के लिए इसका 2/5 करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो 2/5 ही है, तो जब इसको करोगे तो 3 दूना 6, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो इसको ऐसे हटा देते हैं। अब देखो, अब ये हमारा एक तरीके से 3 साल का परसेंटेज मिल गया। अब इसका अगर हम इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लें कि 3 साल में ओवरऑल कितना बढ़ सकता है, तो इससे कंपेयर करके हम मूलधन निकाल सकते हैं। ये जो है ये मिश्र धन है, क्योंकि यहाँ बोला कि 2/5 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाता है, मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। ठीक है, तो पहले इसका इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकालेंगे पूरा ओवरऑल, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर कोई भी 2 सक्सेसिव इंक्रीज होता है तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी सक्सेसिव इंक्रीज ही होता है, तो इसमें क्या करेंगे, 15-15 का लगाएंगे, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे बटे 100, तो 15-15 30। ठीक है, और यहाँ से 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225, यानी कि ये 2.25 हो जाएगा, तो 32.25%। ये कितने साल का हो गया, केवल 2 साल का, लेकिन अभी 1 साल का और बचा है, तो इसका भी एक बार सक्सेसिव और लगा देंगे, तो ये 6 इनकी, अब जो ये आया था हमारा 32.25 और 6 के साथ लगाएंगे, तो ओवरऑल मुझे पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देखो 32/6 38.25, और इधर ये गुड़ा, ये पहले इसको गुड़ा कर दो, तो 6×25 = 0, 6×2 = 12, 1×3 = 81, 1 मिनट, हाँ 6×2 = 13, हाँ 13×3 = 81, 6×2 = 12, 1 13 3, फिर 1 यहाँ से 6×3 = 18, 1 19। ठीक है, तो अब इसमें 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दिए। ठीक है, लेकिन नीचे 100 से डिवाइड भी करना है, तो यानी फिर 2 अंक के बाद और दशमलव लगा देते हैं, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1.93 और 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो इसके 30 को रहने दो, ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 38.25 1.93, तो 5 3 8, और ये 9 2 11 1, एक हासिल, कितना हुआ, 8 1 9 10 0, एक हासिल, 3 1 4। ठीक है, तो कितना आ गया, 40.18 आ गया। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि यानी कि 3 साल बाद यदि कोई 100 रुपये हो अगर आज का, तो 3 साल नहीं, जो ये यहाँ पे दिया है 2 से 2/5 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा इस परसेंटेज के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 140.18 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे निकालना है मूलधन कितना होगा, एक बार इसको
जगह नहीं रब कर देते हैं, ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, ये देखो हमारा कितना परसेंटेज आया था, 40.18% आया था। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 100 रुपये है तो वो कितना हो जाएगा, बढ़कर 140.18 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको 140.18 की वैल्यू कितनी दी है, 4205.55, क्योंकि ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है, तो 100 की वैल्यू निकालना है जो कि ये मूलधन है। तो क्या कर सकते हैं, अब देखो 140 का क्या मतलब है कि इसको 1.8 अगर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिवाइड करोगे तो ऐसे डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ऐसे टाइम लगेगा अगर होगा भी तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1.8 को हटा देते हैं तो 140 मान लेते हैं, और यहाँ से ये 4205 है ना, तो इसको 4200 कर लेते हैं क्योंकि ये 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखोगे एक जीरो से एक जीरो, 14 3 42, यानी कि 30 गुना है इसका, लगभग कितना गुना है, 30 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा, तो 3000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा लेंदी लगा होगा, लेकिन इसमें कोई मतलब मुझे बताने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। इसका आप लोग तो इफेक्टिव परसेंटेज तुरंत निकाल सकते हो, यदि 15-15 का है तो ये तो मन में भी निकाल सकते हो, फिर 6 का निकाल के जब करोगे तो 40% लगभग कुछ आएगा। अब ये जो 40% है मतलब यानी कि 100 से 140 हो जाएगा। ठीक है, तो 140 को कितना कह रहा है, लगभग 4200, तो 100 को कितना कहेगा, ये 3000। ठीक है, ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई अपना तरीका लगा के देखना, अगर हो सकता है तो हो ही जाए अच्छे तरीके से इससे भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक बोट एंड स्टीम का सवाल है, इसको देखते हैं। बोल रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में, ठीक है, यानी प्रतिकूल जा रहा है कोई निश्चित दूरी, फिर वही बोल रहा है कि धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने में लिए गए समय से दुगुना समय लेती है। इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर कोई ये निश्चित दूरी है, डी डिस्टेंस है, तो अगर इसको अनुकूल टाइम से जा रहा है, मतलब प्रतिकूल नाव, जो नाव है वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो वो दुगुना टाइम लग रहा है। ठीक है, किसके मुकाबले में, जब वो धारा के अनुकूल में आ रहा है। जाहिर सी बात, अगर प्रतिकूल जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जब आप लोग पढ़े होगे, जब दूरी समान होता है तो चाल और ये टाइम का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है। यानी ये जो टाइम का रेशियो दिया है ना, ये 2 है, ये स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1-2 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये जो टाइम था ये कब ले रहा था, जब धारा के विपरीत जा रहा था। तो अगर मैं नाव की चाल x मान लूँ और धारा की चाल y मान लूँ, तो जब विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई की स्पीड से चलेगा। ठीक है, और जब अनुकूल जाएगा तो x प्लस वाई की स्पीड से चलेगा। यानी ये तो अपने ऐसे ही एक्स वाई करके चाल मान लिए हैं, और ये हमारा रेशियो में आया है। ठीक है, स्पीड, अब इसे कंपेयर कर दो, यानी एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर 2/1। ठीक है, अब योगांतर अनुपात नियम लगाओगे, वो क्या होता है कि अंश में हर को जोड़ोगे और अंश में से हर को घटाओगे, तो इसमें अगर हर को जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। इधर भी वही करना है, इसमें जोड़ोगे तो 3 आ गया, और फिर अंश में से हर को घटाओगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब इस 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, एक्स वाई का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 3:1 आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख ले रहा हूँ, एक्स बटे वाई बराबर 3:1। अब ये जो एक्स है वो नाव की चाल है, और वाई जो है धारा की चाल है, तो यहाँ पे नाव की चाल कितनी दी है, 12 दी है, तो 3 को कितना कह रहा है, 12, तो 1 को कितना कहेगा, 4, क्योंकि 4 गुना है, तो धारा की चाल ही पूछा था तो वो चाल निकाल दी। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। ये कोई एक मतलब इजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बोला है कि पूंजी का जो रेशियो है वो कितना है, 3, 5 और 6 है, और उनके जो लाभ का अनुपात है वो 6, 10 और 3 है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बार आप खुद वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे तो मैं ऐसे ही आप बिना पढ़े हुए लगा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप कह रहे यदि पी जो है, यानी ये पी है और क्यू आर 3 लोग हैं, जो पी है वो पूरे 12 महीने के लिए निवेश करता है, तो क्यू और आर का टाइम पूछा है। तो जो लाभ बढ़ता है वो पूंजी और टाइम के
मतलब समय के गुणनफल के रेशियो में बढ़ता है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो लाभ में किससे डिवाइड कर देंगे, पूंजी से। तो लाभ में ये जो 6, 10 और 3 है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, पूंजी से, यानी कि 3 और 5 और 6। अब ये जो रेशियो आया ना, ये समय का आ गया। अब देखो 3 दूना 6, 5 दूना 10 और ये इधर नीचे आ जाएगा 1/2, यानी कि इधर आया है 2, 2 और 1/2। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लो तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, इधर लिख दे रहा हूँ 4, 4 और इधर 1 आ जाएगा। यानी ये इनके टाइम का रिस्पेक्टिव रेशियो हो गया। जैसे ये पी का हो गया, क्यू का हो गया, ये आर का हो गया। तो पी का हमको दिया है 12, तो 4 की वैल्यू 12 है, यानी 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा 12, ये भी 3 गुना हो जाएगा। क्यू और आर का पूछा है तो 12 महीने और 3 महीने हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी 36 दिन। अब बोले यदि अंतिम 10 दिन एक वो अकेला काम करना पड़े तो वह 40 दिनों में पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है जिसे लिख सकूँ कि ए जो है 10 दिन में करता है या बी जो है 25 दिन में करता है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। अगर ऐसा दिया रहता तो एलसीएम लेके ये तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंतिम 10 दिन ए को अकेला काम करना पड़े, तो यदि ए का एफिशिएंसी जो है यानी क्षमता जो है ए मान लो, तो अंतिम 10 दिनों में ये इतना क्षमता अपना दे देगा। ठीक है, और फिर वो बोला कि तो वह का 40 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी 10 दिन अगर ए का हटा दिया जाए तो जो 30 दिन बचेगा यहाँ से वो ए प्लस बी दोनों मिलके काम किए होंगे, यानी कि वो टोटल कितना क्षमता दे देंगे, तो ए प्लस बी और ये 30 से गुणा किया तो ये टोटल क्षमता। यही पूरा काम है, ए ने 10 दिन तक के लिए किया और दोनों के साथ मिलकर 30 दिन में किया। अब ये काम किसके बराबर होना चाहिए, जो ए प्लस बी 36 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये 36 और ए प्लस बी। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम में ऐसे इसी अप्रोच से करोगे। बाकी अगर इसमें दिमाग लगाने के तो बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में तुरंत दिमाग काम करता है वो ऐसे ही है, और इजी भी है, एक बार समीकरण बना लोगे तो लग जाएगा। अब यहाँ से ए बी का रेशियो फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो ए प्लस बी है वो 36 का मतलब 36 बार है और यहाँ पे 30 बार है, तो इसको इधर लाओगे तो 6 का ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, और इधर 10 से, अब 2 से डिवाइड करो 5, ये 3। ठीक है, तो ये 3 ए प्लस 3 बी और इधर 5 ए, यानी कि 2a बराबर 3b। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 3 और बी का कितना हो गया 2। तो यहाँ से इनका जो क्षमता है वो हमने निकाल लिया। हमसे पूछा क्या है कि बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, तो पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम तो यही है हमारा, तो 36 और ए प्लस बी मतलब 3 2 5 हो जाएगा। ये हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं 36 गुणे करके, 36 गुणे 5। अब ये टोटल काम है, अब ये किससे करा रहा है, बी, और बी का क्षमता कितना यहाँ पे निकाला हम लोग 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 18 बार में जाएगा, तो 18 25 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरा सोल्यूशन जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल आप ही लोग के लिए बनाया गया है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे कहीं मॉक टेस्ट में आया हो, तो आप मुझे भेज सकते हो। तो मैं टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से एक ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो आप मुझे सेंड कर देना, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको करा दूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक यू।